जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेले गए 7वें T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले एक छोटा सा काम, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मुझे कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नेटवर्क साइट पे भी जा सकते हैं जिसमें लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमें 3-3 मैच जीत के श्रृंखला में बराबरी पर थी और ये निर्णायक मैच था कि कौन सी टीम श्रृंखला जीतेगी। और जहां तक दोनों ही टीमों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम बेहतर नजर आती है। अब तक की जो 6 मैचों की जो श्रृंखला 6 मैच खेले गए उसमें पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में अगर मोहम्मद रिजवान को छोड़ दिया जाए और इफ्तिखार अहमद जो ऐसे बल्लेबाज है और इनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज का उस गति से या उस पोटेंशियल के साथ रन बनाना नहीं दिखा। और यही हाल 7वें T20 मैच हुआ है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती क्षणों में जिस तरह पीटर शॉर्ट और एलेक्स हेल्स ने जो शुरुआत की और जो एक तरीके से रन बनाने की शुरुआत की उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि टीम काफी अच्छी निक में दिख रही थी। अगर वो हसनैन की एक गेंद जो सीधी टिप्पा पड़ने के बाद सीधी जाएगी और हेल्स की विकेट निकाली उसके बाद से अगर देखा जाए तो वहाँ वो फैसला पाकिस्तान का सही नजर आता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट हुए पीटर सॉल्ट, जिस तरीके से डेविड मिलान ने पहले स्ट्रोक खेला उसके बाद फिर कॉल किया। कॉल नॉन स्ट्राइकर एंड का हमेशा ये रहता है कि अगर वो गेंद थोड़े से 38 सर्कल के आसपास जा रही तो हमेशा वो कैरी करता है रन के लिए। और इस बीच शादाब खान का थ्रो, ये एक जो लेग साइड में फील्डिंग करते समय एक सिंगल स्टंप को व्यू करने के बाद भी जिस तरीके से डायरेक्ट हिट मारा, पीटर सॉल्ट खुश नजर नहीं आए डेविड मिलान की फैसले से, क्योंकि पीटर सॉल्ट लगभग डेविड मिलान तक पहुंच चुके थे और वहां से फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद से जो आपका बैन डकेट का रन आउट है जो मोहम्मद रिजवान की शानदार कीपिंग कहूंगा मैं, जिस तरीके से बल्ले का इनर रेज लग के अमूमन बल्लेबाज क्या होता है जब वो आगे निकल के शॉट खेल रहा है और बल्ले का तो थोड़ा सा उसको फुटवर्क मूवमेंट होता है जिससे वो क्रीज से बाहर आ जाता है। वहाँ मोहम्मद रिजवान ने बहुत शानदार कीपिंग की और वो स्टंप निकाला। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से डेविड मलान और बैन डकेट ने तो इससे पहले 30 रन बना चुके थे और हैरी ब्रुक ने जो बल्लेबाजी की आई थिंक एक चीज जो मैं पूरी मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि अधिकतर गेंदबाज तेज गेंदबाज, चाहे वो हसनैन थे चाहे वो आपका वसीम, चाहे आप लेफ्ट साइड की गेंदों को लेफ्ट स्टंप पर ही गेंदें रखी, वहीं से गेंद को शायद स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लेफ्टी बल्लेबाज थे और उसके बाद एक ब्रुक्स राइटी को वहाँ से वो अच्छी स्विंग स्टार्टिंग में जो उन्हें मिली थी जिससे आपका एलेक्स हेल्स की विकेट निकली थी एलबीडब्ल्यू, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ उनकी मंशा में होगी, ये दिमाग में चल रहा होगा कि शायद यहाँ से गेंद अच्छी स्विंग हो सकती है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मलान ने स्टार्ट तो थोड़ा सा स्लो किया, इस बात में कोई शक नहीं है। 33 गेंदों में 50 रन में उसके बाद उन्होंने अपना गेयर शिफ्ट किया, 78 रन 47 गेंदों में बनाना, 3 छक्के और 8 चौके लगा। तो हैरी ब्रुक्स ने एक चौके 4 छक्के की वजह से 46 रन बना 29 गेंदों में और फिर एंड तक ये दोनों ही बल्लेबाज नॉट आउट गया। और जिस तरीके से 209 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के लिए रखा, पाकिस्तान की टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ कुछ हद तक सही नहीं बैठा, लेकिन शायद उनके दिमाग में था कि रन चेज हम इजी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर चाहिए था बाबर आजम का बल्लेबाजी में चलना। अब तक का बाबर आजम का जो पिछले मैं कहूँ 3 महीने का, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, 2 से 3 महीने का जो सफ़र बाबर आजम का रहा है वहाँ उनकी गेंदबाजी सॉरी उनकी बल्लेबाजी उस लय में नहीं दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ये बखूबी नजर आया पाकिस्तान की बल्लेबाजी में जिस तरीके से बाबर आजम, और देखिए पहली ओवर में क्रिस वॉक्स की पहली ओवर में पहले चौका निकाला, उसके बाद से देखिए और पाकिस्तान की पूरी टीम इस मैच में स्लो गेंद का शिकार हुई और बहुत अच्छी तरह से जज किया इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों में। तो जो शॉट बाबर आजम ने खेला बॉल उन तक नहीं पहुंची, वो बॉल तक पहुंची और उसके बावजूद भी नहीं पहुंच पाए। बॉल आके बल्ले पे लगे, उसे थोड़ा सा एलिवेशन और दे दिया, थोड़ी सी ऊंचाई और दे दी और शॉर्ट कवर पे खड़े खिलाड़ी ने बहुत इजी उनका कैच पकड़ा क्या हैरी ब्रुक ने। और ये दिखाता है कि क्रिस वॉक्स बहुत अच्छे गेंदबाज है और किस तरीके से उन्हें पिच को स्टडी किया है गेंद स्लो रखने के बाद। और सारी जिसके बाद से आपका अगर विकेट देखी जाए मोहम्मद रिजवान की फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जिस तरीके से वो इस मैच में बोल्ड हुए, नहीं तो अदरवाइज बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, हमेशा ही बढ़िया परफॉर्म करते
लेकिन इस बार रही स्ट्रॉपली की गेंद हवा में अंदर की तरफ स्विंग हुई है और उसको पढ़ लिया था मोहम्मद रिजवान ने। गेंद अंदर स्विंग हो रही है, इन स्विंग दिख रही है, टिप्पा पड़ने के बाद जरूर अंदर आएगी और रिजवान गए भी उस शॉट के लिए। एक टिप्पा पड़ने के बाद गेंद लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच आएगी, फ्लिक शॉट करने के वहां से गेंद ने अपना मूवमेंट बदला और वहां से वो बाहर निकल गई और ऑफ स्टंप निकालने हो रही। और ये एक चीज एक तेज गेंदबाजी में और एक अच्छे गेंदबाज का यही एक अच्छा फैसला होता है कि वो किस तरीके से बल्लेबाज को वैरी करता है। सबसे बड़ी बात चौधरी ने ये चीज पहले से वैरी की होगी कि स्टडी किया होगा कि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस एंगल से उन्हें गेंद कराई जाए, कहाँ उन्हें गच्चा दिया जाए, उसको बहुत हद तक वो सफल भी हुए। और इसके बाद से शायद फिर पाकिस्तान की कोई भी बल्लेबाज शान मशहूर को छोड़ दिया जाए, वो उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने थोड़ी बहुत, इफ्तिकार अहमद ने थोड़ी बहुत मेहनत की, लेकिन और कोई भी बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आया जो इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी का सामना कर पाए। डेविड विली की गेंदबाजी, चाहे सैम करन की गेंदबाजी बात कर लें, वॉक्स ने भी 2-3 विकेट निकाली, विली ने भी 3 विकेट निकाले और ये पूरी की पूरी टीम 106 रन के स्कोर पे ऑल आउट, टोटल 142 रन 8 विकेट पे और ये विकेट इन्होंने अपनी मैच गंवा दिया। और श्रृंखला जो पाकिस्तान 4-3 से हार चुकी है। इंग्लैंड की गेंदबाजी की अगर बात करूँ, क्रिस वॉक्स 4 ओवर में 26 रन 3 विकेट और कहीं ना कहीं इस जीत में उनका बहुत बड़ा शेयर है। जिस तरीके से बाबर आजम की उन्होंने विकेट निकाली स्लो गेंद पे, जिस तरीके से उन्होंने उनको स्टडी किया था और जो गेंद डाली थी, गेंद बिल्कुल वही थी, कवर और मिडऑफ के ऊपर से या तो शॉर्ट चलते या ग्राउंड। उनका अंदाजा थोड़ा सा, अगर वो गेंद में स्लो नहीं होती है, गेंद को स्पीड नहीं कम की होती, तो वहां से वो गेंद बल्ले पे इजीली आती है और वो शॉर्ट कवर का फील्डर क्रॉस कर देते और 4 मिनट का वहां से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता और शायद स्कोर कुछ और होता। टॉपली 4 ओवर में 34 रन 1 विकेट, डेविड विली 4 ओवर में 2 विकेट, आदिल रशीद। और देखिए पिछले 2 मैचेस आदिल रशीद विकेटों का कॉलम खाली था, लेकिन इस मैच में आदिल रशीद ने जो इफ्तिकार अहमद की जो विकेट निकाली है उन्होंने, सॉरी शाह की और गुगली की तरह गेंद उन्होंने दिखाई। उन्होंने बल्लेबाज को शो किया कि ये गुगली होने वाली है, लेकिन वहां से गेंद टिप्पर डाल दी। गेंद टिप्पा पड़ने के बाद स्पिन नहीं हुई, अपने टिप्पे को लाइन को पकड़ती हुई चलेगी और जो खुशदिल शाह थे उसको फ्लिक करने के लिए गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि स्पिन गुगली होगी तो अंदर उनकी तरफ आएगी, गेंद बाहर निकलती जाएगी और वो फिर बल्ला लगेगा, पाइन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, गेंद सीधी और बहुत मामूली बारी तेज और पीटर शॉट का अच्छा कैच पकड़ा। पहले अंपायर ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ, तुरंत उन्होंने ऑन फील्ड ही अपना डिसीजन चेंज करके आउट दिया। अंपायर के पास डिसीजन गया था, लेकिन ये आउट था क्लियर। पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से पूरी टीम का जो इसमें समय चल रहा, पूरी टीम एक मोहम्मद रिजवान के आगे इर्द गिर्द ही चल रही है। बाबर आजम नहीं, फकर जमान श्रृंखला में नहीं है, इमामुल हक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी क्रम पाकिस्तान का बिल्कुल चरमरा गया है। एक संग 3 प्लेयरों को चेंज करना और एक चीज आसिफ अली की जो बल्लेबाजी रही, तो अमूमन आसिफ अली जिस पोजीशन पे आते हैं काफी अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं वो, और वहां से वो 25 से 30 रन मैच का मोमेंटम शिफ्ट कर देते। लेकिन इस मैच में भी वो वही गलती जो मैं बता रहा हूँ कि आपका इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने जिस तरीके से स्लो गेंद का यूज किया है, उसमें पूरी पाकिस्तान टीम फंसती हुई नजर आई है। अच्छी गेंदबाजी रही लास्ट मैच में, बहुत शानदार तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से गेंदबाजी करी है। जिस तरीके की गेंदबाजी, स्पेशली आपका सैम करन की बात कर लेते हैं। सैम करन ने आपका 3 ओवर में 27 रन की विकेट, एक अच्छी विकेट निकाली जहां पर जरूरत थी विकेट की। जो पार्टनरशिप खुशदिल और इफ्तिकार अहमद के बीच चल रही थी, वो विकेट वहां पर निकाली। उसके बाद से डेविड विली ने 2 विकेट निकाल के एक अच्छा बैकअप दिया इंग्लैंड के गेंदबाजों को। और वहां से मैच बिल्कुल जब रिजवान, बाबर आजम और शान मकसूद की विकेट निकल गई, तो वहां से टोटली ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान टीम जस्ट फॉर्मेलिटी पूरा करने में खेल रही है, क्योंकि ना तो उनके पास उस कैपेबिलिटी का प्लेयर था, ना ही वो कोशिश कर रहे थे कि 209 रन एक मैसिव स्कोर होता है, जिसको ना ही डेविड मिलर जैसा उनके पास बल्लेबाज। पिछले मैच में डेविड इंडिया के खिलाफ आपने देखा, और डेविड मिलर ने 100 किया, स्कोर 236 का टारगेट था, 7 का टारगेट था और उसके लिए सिर्फ 15 रन से हारे। लेकिन उसमें आपका डिकॉक का एक उतना अहम रोल नहीं था, वो पूरे तरीके से क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन स्लो बैटिंग की वजह से वहाँ आपका साउथ अफ्रीका टीम हार गया। और यहाँ पर
वही चीज पाकिस्तान के पास से वो बल्लेबाजी, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में डाके अगर ऊपरी क्रम का बल्लेबाज चरमरा जाते हैं, ऊपरी क्रम के 2-3 विकेट गिर जाते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर में कौन संभाल सकता है। और ये चीज़ एक बहुत बड़ी सीख है पाकिस्तान टीम के लिए कि हम केवल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द ही नहीं घूम सकते, हमें नीचे के बल्लेबाजों को भी या कुछ इस तरीके के बल्लेबाजों को यूज़ करना होगा जो मिडिल ऑर्डर में काफ़ी सक्षम हो। एक मोहम्मद नवाज की बल्लेबाजी पिछले काफ़ी टाइम से नहीं दिख रही, इनको सिर्फ एक गेंदबाज की तरह यूज़ किया जा रहा है। जबकि मोहम्मद नवाज का करियर देखा जाए तो पहले वो एज अ बल्लेबाज टीम में आए थे और एक अच्छे मैसी अटैकर बल्लेबाज है, काफ़ी अच्छी तेज रन गति से रन बनाते हैं और उनका काम ये है कि तकरीबन एक जो भी स्कोर डाउन हो रहा है या रन गति आपकी गिर रही है उसको अपर करे, उसको आगे बढ़ाए। और वो काम पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट उससे नहीं करवा पा रहे। उनको प्रमोट करना चाहिए था बैट, जहाँ पहली विकेट गिरी वहाँ शान मकसूद की जगह वो मोहम्मद आपका नवाज को ऊपर बुला सकते थे, वहाँ से कुछ देर शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते। कुछ इस तरीके के फैसले जरूरी होते हैं। और आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हो, आपको पता है कि आपका बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी थी। आपने जब गेंदबाजी करने का फैसला किया तो ये ध्यान में रख के चलना था कि अब इंग्लैंड की नंबर 10 तक की बल्लेबाजी, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना। क्रिस वॉक्स और टॉपली डेविड विली बहुत अच्छे हिटर हैं, अगर इनकी बल्लेबाजी आती तो तकरीबन अगर डेविड मिलान ना भी चलते तो 190 से 200 का टारगेट जरूर देते। तो क्या आपके पास इसका तोड़ था कि आपका मिडिल ऑर्डर इतना सक्षम है कि अगर दोनों विकेट बाबर आजम और रिजवान की जाती है तो उसके बाद से आप बैकअप कर सकते हैं। कुछ ये चीजें जो पाकिस्तान को सोचनी होगी पूरी श्रृंखला में। सिर्फ मोहम्मद रिजवान को छोड़ दिया जाए तो कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज इस क्रम में नहीं चला। इफ्तिकार अहमद जो हर मैच में 25 से 30 रन, गेंदबाजी का क्रम भी उन्हें दिया जा रहा है, पिछले 2-3 मैचों से गेंदबाजी कर विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? पाकिस्तान टीम को इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। फकर जमान और उनके पास तो बल्लेबाज नहीं, तो फकर जमान बेस्ट है। इमामुल हक कहाँ है जो टीम में एक अच्छे प्लेयर की तरह खेल सकते थे? कुछ ऐसी चीजें और नए खिलाड़ी को चांस दिए जाए, एक प्रॉपर बल्लेबाज को चांस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कब तक अपने कंधों पर पाकिस्तान टीम का बोझ उठाते रहेंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।